नमस्कार, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूबीआई ने अध्ययनशाला को एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए तैयार किया है। इसमें हर सप्ताह हम जाने माने शिक्षाविद या अपनी विधा में पारंगत लेखकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक विषय होगा जिस पर हम बातचीत करेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। यूबीआई से जुड़े लोग यह जानते हैं कि पटल पर हमने एक कोशिश या यूँ कहें कि एक छोटी सी शुरुआत की है, जिसमें देश विदेश में रहने वाले हमारे सभी साथियों को, हमारे देश में रहने वाले उत्सुक विद्यार्थियों को, यदि कोई उनमें से अपनी लेखनी को सुधारना चाहे या अपनी भाषा को सीखना चाहे, तो वो वेबसाइट के जरिए जाकर रजिस्टर कर सकता है, प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से अपनी भाषा सीख सकता है। इसके माध्यम से हमने कई बच्चों और बड़ों को अपनी भाषाएं सिखाई हैं। हमारी खुद की देश की भाषाएं, हिंदी, हमारी अपनी हिंदी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और भी कई भाषाओं से आपको जोड़ने का प्रयास किया है और कई नई भाषाओं से जोड़ने में प्रयासरत हैं। अपनी भाषाओं से जुड़े रहिए। अपनी भाषाओं को जो हम जानते हैं तो हम अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं हमारी भाषाएं हमें। और इसके अंतर्गत हमने कई विद्यार्थियों को इसके ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा है। आज ही जाइए और रजिस्टर जरूर करिए। जिसी को भी जानते हैं उस तक की बात जरूर पहुंचाइए। आज के कार्यक्रम का अगर मैं आगाज करूं तो आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त और होस्ट आज की शाम का संचालन जिन्होंने हाथ में लिया है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आप सभी जानते हैं भारत में जो कविता का इतिहास है और कविता का जो दर्शन है वो बहुत पुराना है। कविता का इतिहास क्या है, इसमें कितनी विधाएं होती हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगदीश व्योम जी। सर ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज शायद आई हैं जिस वजह से अभी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट में आ जाएंगे, पटल पे दिखने लग जाएंगे। और हमारे साथ जो अभी जुड़ी हैं वो हैं डॉक्टर आराधना झा जी, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और डॉक्टर जगदीश व्योम जी भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। शिक्षाविद और मेरे और आराधना जी के जैसे असंख्य विद्यार्थियों के गुरु हैं जो हमारे बीच आज हैं। यूबीआई मंच का ये सौभाग्य है कि यूबीआई अध्ययनशाला की लेखन से जुड़ी इस मुख्य श्रृंखला की शुरुआत हम सर के साथ कर पा रहे हैं। आज का विषय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कविता और उसके प्रकार। इस जो विषय पर अगर हम आज बातचीत के जरिए मिलेंगे, जुड़ेंगे, उसके अलावा आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो वो भी आप प्रेषित करते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इस समय शनिवार की सुबह हमारे साथ आप जुड़े हैं। आराधना जी को मैं बुलाना चाहूंगी। आराधना जी और जगदीश जी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार आराधना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सपना जी, बहुत बहुत आभार ये मंच प्रदान करने के लिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूबीआई के पटल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आराधना जी, आप सुनाई दे रही है आवाज आपकी हमें? आराधना जी, सपना जी और जितने लोग इस सर, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी बीच में, अभी आ रही है, शायद अब आएगी। आप चेक करिए, अभी अनम्यूट करिए। ये तकनीकी चीजें कई बार परेशान करती हैं, पर हम भी लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, सीखेंगे और आपसे सीखने के लिए हम फिर भी बैठे रहेंगे। आप आराम से जुड़िए सर, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आराधना, मुझे लगता है हम नहीं जुड़ पा रहे हैं सर से भी। उनका शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है तो कुछ सर यदि आप हाँ जी, आ रही। हाँ, चलिए तब तक मैं आप सबको आराधना जी से मिलवाती हूँ, जब तक सर का कनेक्शन जो है, ये वाईफाई का कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम है। फिर से सर जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आराधना झा जी को वैसे हमने अपने पटल पे सुना है, इनकी बहुत प्यारी कविताएं हमने उनसे खुद से सुनी है,
यूट्यूब चैनल पे आप उनको सुन सकते हैं। और हमारे पटल पर भी यूबीआई फेस्ट के दौरान हम उनसे रूबरू मिले हैं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है, और संचालन की बागडोर संभालने के लिए, हाँ बोलने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया। और वैसे तो आप सब लोग अपने हैं और यूबीआई और आप दूर नहीं हैं, मलेशिया और सिंगापुर वैसे भी बहुत पास पास में हैं, तो एक ही एरिया में घूम रहे हैं हम, और भारतीय हैं तो अलग तरीके से एक जुड़ाव है हमारा आपस में। मैं आराधना जी के संक्षिप्त परिचय के साथ उनको पटल सौंपूंगी। 8 वर्षों से वैसे तो सिंगापुर में रह रही हैं ये आराधना झा श्रीवास्तव जी, जो हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, वो स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता से मुझे लगता है और भी काफी वर्षों से जुड़ी हैं। भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से इन्होंने पत्रकारिता की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद भारतीय समाचार चैनल, आप सभी जानते होंगे उस चैनल को, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उस चैनल को नहीं जानता, स्टार न्यूज, जो आज की तारीख में एबीपी न्यूज के नाम से हम जानते हैं, बतार एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में वहां कार्यरत रही कई साल। और सिंगापुर आने के बाद भी उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड से कार्यकारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी लिखी हुई संवाद नाटिकाएं, आलेख, कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 5 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका एक यूट्यूब चैनल है आराधना श्रीवास्तव उवाच के नाम से, और फेसबुक पेज है आराधना की अभिव्यक्ति। इसके माध्यम से आराधना अपनी अभिव्यक्ति को दर्शकों के साथ साझा करती हैं। सिंगापुर में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्यों में कार्यरत रहती हैं। जब समय मिलता है कोशिश करती हैं कि हिंदी की सेवा करें और हिंदी के साथ जुड़ी रहती हैं, बिल्कुल मन से, दिल से। और आप सिंगापुर से प्रकाशित होने वाली पहली ऑनलाइन हिंदी पत्रिका सिंगापुर संगम के संपादन में भी इनका सहयोग है। सिंगापुर की एक संस्था है संगम सिंगापुर हिंदी संस्था, जिसके आयोजित कार्यक्रम, जब भी कार्यक्रम होते हैं तो आप इन्हें उनके पटल पे भी जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, आपने ये समय निकाला। और मैं आज की शाम को, आज तो हम सुबह जुड़े हैं, रोज हम शाम को जुड़ते हैं तो मेरे मुंह से शाम निकल रहा है, शाम को भी जुड़ने वाले हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं वो ये भी सुन लें। आज शाम को हम गीतकार शैलेंद्र जी को आज का कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, और उनके जीवन के से जुड़ेंगे, उनके गीतों से जुड़ेंगे, उनकी गीतों को लिखने की शैली से जुड़ेंगे। तो शाम की जब बात हुई तो मैंने शाम की भी बात कर ही ली है, साथ में लगे हाथों, मौके पे चौका लगा लिया मैंने। जी आराधना जी, आपका बहुत स्वागत है पटल पर। और सर, यदि आप जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल मुझे आदेश दीजिए, आपको मैं देखना भी चाहूंगी, और आराधना जी आगे संचालन शुरू कर सकेंगी। जी, बहुत बहुत आभार सपना जी, इतने आत्मीय परिचय के लिए, इतने विस्तृत परिचय के लिए। और मैं कहूँ कि ये जो आपका मंच है, आपने कहा कि लेखनी यानी कि मतलब कलम की स्याही से एकजुट करने वाले, जो आपकी 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 मंशा रही है, वो इतनी सुंदर मंशा रही है। और इस मंशा के कारण इस मंच की शोभा हमेशा ऐसे साहित्यकारों ने बढ़ाई है जो कुछ प्रतिष्ठित भी रहे हैं और कुछ नए साहित्यकार रहे हैं और कुछ साहित्य के अनुरागी भी रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे लोग हैं जो लिखना अभी तो हम सीख ही रहे हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। तो आज इसी सीखने की प्रक्रिया में हमारे साथ हमारे कविता की पाठशाला के गुरु डॉक्टर जगदीश व्योम सर जी हैं, जो हमें आज कविता की अलग अलग विधाओं, जैसे नवगीत, हाइकू, माहिया, दोहे, कुंडलियाँ, इन सब विधाओं के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, आप विस्तृत जानकारी जैसे आप समझे वो बताने जा रहे हैं। और ये डॉक्टर जगदीश व्योम जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही धैर्य और बारीकी से कविता के शिल्प को गढ़ते हैं और अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं। इसके लिए वाकई बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, और जो डॉक्टर जगदीश व्योम सर जी के पास है, और उनके इस धैर्य को हम सब ने देखा है कविता की पाठशाला के माध्यम से। तो आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी का आज यूनाइटेड बाय इंक अर्थात कलम की स्याही से एकजुट करने वाले इस मंच और अध्ययनशाला में मैं सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव उनका सादर अभिनंदन, अभिवादन, सादर प्रणाम कर रही हूँ। और इससे पहले कि हम व्योम सर से कविता लेखन को लेकर जो अपने प्रश्न हैं, अपनी जिज्ञासा है, उसे शांत करें,
मैं दर्शकों के साथ उनका एक संक्षिप्त परिचय साझा करना चाहती हूँ। डॉक्टर जगदीश व्योम सर जी ने कविता, कहानी, बाल उपन्यास, बाल कविता, शोध लेख, नवगीत, हाइकू, व्यंग, लोक साहित्य आदि विधाओं में लेखन किया है। लोक साहित्य और नवगीत पर इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी कुछ चुनिंदा कृतियां हैं: लोकोक्ति एवं मुहावरा कोश, नन्हा बलिदानी, डब्बू की डिबिया, ये दोनों बाल उपन्यास हैं। सगुनी का सपना, तीन पैरों वाला चोर, ये इनकी बाल कहानी का संग्रह है। इंद्रधनुष, ये इनकी कहानी कविता का संग्रह है। भोर के स्वर, ये इनकी इनका समवेत काव्य संकलन है। और आज़ादी के आसपास कहानियों का कुनबा, ये इनकी संपादित कहानी संग्रह है। फुलवारी, बाल गीत का संकलन। बाल प्रतिबिंब, ये बाल साहित्य पत्रिका है। और हाइकू दर्पण और नवगीत 2013 में प्रकाशित हुई है। भारतीय बच्चों के हाइकू, इसका संपादन इन्होंने किया है। और हिंदी विकिपीडिया और कविता कोश पर ये लंबे समय से संपादन का कार्य कर रहे हैं। और संप्रति हाइकू कोश एवं कन्नौज कोश, इस पे संपादन का कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने 100 से भी अधिक हिंदी ब्लॉग लिखे हैं। तो डॉक्टर जगदीश व्योम जी का परिचय तो बहुत विस्तृत है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय लगता है कि अगर हम सर की के बारे में पूरा बताएंगे तो हमारा कार्यक्रम उसी में खत्म कर लेंगे। हम इतना विस्तृत परिचय है सर का। बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका इस मंच पे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्कार। नमस्ते। कुछ तकनीकी बाधाएं हैं, इसी वजह से जगदीश जी से हमारा जो संपर्क है वो कभी कभी बीच में बाधित हो जाता है। लेकिन जो कविता के और जो साहित्य के अनुरागी हैं, उन्हें इन बाधाओं को पार करके भी कविता के बारे में जानने की जो उनकी जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए वो हर बाधा को पार करेंगे। तो सबसे पहले जगदीश जी, आपके एक संक्षिप्त परिचय से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभिवादन सपना जी ने कर दिया है। तो पहला प्रश्न कविता से ही संबंधित है कि हालांकि कविता का इतिहास तो बहुत विस्तृत है और उसके बारे में आप बताने शुरू करेंगे तो मुझे लगता है संभवतः ये कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम फिर भी हमारी एक जिज्ञासा है ये जानने की कविता की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं तो। धन्यवाद। कविता की शुरुआत के बारे में शायद निश्चित कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से मानव जाति का अस्तित्व है तभी से मनुष्य गाता गुनगुनाता रहा हो। और चूंकि प्रकृति का, सृष्टि का अनुशासन है, एक नियम है, एक रिद्म है, वो उसी के अनुसार, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति का ही प्राणी है, तो जो हमारे गीत हैं भले ही वो किसी भाषा के हों, उनमें एक जो लय होती है वो लय हमें प्रभावित करती है। यही आदि मानव और पूरा आदि मानव के साथ भी रहा होगा कि जब जब उसने कुछ, उसके मन में ऐसे भाव आए होंगे, भावातिरेक से जब वह प्रभावित हुआ होगा, तो वो कुछ गा गुण होगा। और धीरे धीरे उसमें फिर विकास होता रहा होगा। और जो आज के स्थिति में जो हम जिस कविता, जो समकालीन कविता या कविता की बात करते हैं, तो आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयाम समय के अनुसार उसमें जुड़ते रहते हैं। जैसे अगर बहुत, चूंकि आराधना जी ने अभी ये बताया ही है आपको कि अगर इस पर हम बात करें तो ये सारा बहुत लंबा समय होना चाहिए, तब वही बात कर सकते हैं, फिर भी शायद ही पूरी बात हो पाए। तो कविता जिस तरह का समाज में जो चीजें होती हैं, कविता या साहित्य की अन्य विधाओं में वो सबका प्रतिबिंब होता है। अगर हम आदिकाल में लें तो कुछ तरह की कविताएं थी। उसके बाद हम अगर रीत काल में आए तो सब लड़ाइयाँ होती थी और सारी चीजें होती थी, वो कविताओं में सारी बातें आती थी।
और उस समय का अगर हम कविता का देखें तो कविता में छंदों के जो प्रयोग हैं वो सबसे अधिक रीत काल में, जिसको बाद में फिर उसका एक काल भक्ति काल भी कहलाया। उस समय आप देखिए कि सवैया, दोहा, दोहा तो बहुत पुराना छंद है, प्राकृत पेंगलम से ये आता है। और इतने तरह तरह के दोहे, इतने तरह के सवैया, इतने तरह घनाक्षरी ये सब लिखे गए कि शायद उसको देख करके आज भी आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये सब लिख लिया हो, कि अगर एक एक शब्द का, एक अक्षर का प्रयोग करना है तो पूरे उसमें एक अक्षर का प्रयोग है। इस तरह के भी उस समय प्रयोग मिले। उसके बाद क्योंकि उस समय ये श्रृंगार और इसी को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कविता की जो कवियों की दृष्टि थी वो सबसे अधिक उसके शिल्प पर रही, छंद पर रही। उसके बाद में जब एक समय बीत गया तो फिर छायावाद युग आया। अब छायावाद में कुछ उससे हटकर के कविताओं के कुछ प्रयोग हुए। उस समय गीत को बहुत महत्व दिया गया, लेकिन उस समय के जो गीत हैं या छायावादी कविताएं हैं उसमें भी एक वायवीपन, क्योंकि वो समाज की स्थिति अलग थी। भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए सीधे सीधे बात न कहते थे और वो बातें हम घुमा फिरा के लोग कहते थे। इसके बाद में जो प्रकृतिवाद आया तो वो प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, तो इनमें अलग अलग तरह की कविताएं। क्योंकि ये बहुत एक लंबा प्रश्न है तो इस पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम इस समय के उसमें आते हैं। आज का समय, आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आज कविता के स्वरूप भी बदल गया है, कविता का शिल्प तो बदला ही है, कविता का जो कथ्य है वह भी बहुत सारा परिवर्तित हुआ है। इसी में बीच में ये जोड़ दूं कि जब छायावाद के जो कविता जब चरम पर थी, उस समय छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तो ये जो निराला जी इसमें सबसे अधिक आधुनिकता से जुड़े हुए। उन्होंने देखा कि कविता में केवल वही आवश्यक नहीं है कि इसमें छंद ही हो और कथ्य में आधुनिकता न हो। तो वो इस बात से अपने जो उत्तरकालीन, जब बाद में जो उनकी कविताएं हैं उनमें आकर के उन्होंने बहुत सारा एक तरह का एक नया आंदोलन सा शुरू कर दिया, और वो आंदोलन था मुक्त छंद। उन्होंने कहा कि देखो, छंद से कविता की मुक्त होनी चाहिए। छंद एक तरह की, जो छंद का मतलब, अभी इसको मैं और स्पष्ट कर दूं कि मुक्त छंद और छंद मुक्त ये 2 बातें हैं। निराला ने ये कहा कि कविता मुक्त छंद में होनी चाहिए। कभी कभी लोगों ने थोड़ा सा उसको नहीं समझ पाए या नहीं समझना चाहे, उन्होंने मुक्त छंद को छंद मुक्त समझ लिया या छंद मुक्त मान लिया, यानी कविता में छंद की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कविता में छंद की तो आवश्यकता है। निराला का कहना था कि लेकिन वो छंद मुक्त होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने 8-8 वर्ण की कोई कविता लिखी तो 8 से हम 9 नहीं कर सकते। वो कहते नहीं, आप 10 वर्ण की लिखिए, आप 10 मात्राओं की लिखिए, 12 मात्राओं की लिखिए, 15 मात्राओं की लिखिए, लेकिन फिर उसका आगे आप उसका निर्वाह करिए। यानी छंद आप खुद बना सकते हैं, लेकिन उस छंद का आप आगे निर्वाह करें। दूसरी चीज ये कि कथ्य उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी एक अंग्रेजी में कहते हैं पोएटिक एम्स, तो जो कवि उद्देश्य होता है वह बहुत आवश्यक है। कविता ऐसे तो नहीं लिखी जाती कि हमने जो कुछ देखा, खराब कोई चीज देखी तो उसको ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया, अच्छा देखा तो ज्यों का त्यों कर दिया। बिल्कुल अच्छे और खराब को या समाज में जो कुछ होता है उसको हम देखते हैं और उसको हम पचाते हैं, फिर प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हमारी सुनने वाली या आगे आने वाली पीढ़ियां या समाज के जिस वर्ग में कोई कमी है वो उससे उसको लेकर के उसमें सुधार हो। ये कवि का उद्देश्य होता है,
क्योंकि तमाम तरह की बुराइयां हैं। अगर हम बुराइयों को ही कविता में लिखते रहेंगे तो फिर हम हमारा जो कवि उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं। तो कविता की हम यात्रा यहाँ तक जल्दी जल्दी में ले आए, जो 500-400 साल की है वो हमने 2 मिनट में आपको कही। तो और कोई प्रश्न इसमें आप बताएं आराधना जी। जी, तो आपने जिस तरह से सर बताया कि कविता जो छंदबद्ध थी और अब वो जिसे छंद मुक्त होती रही है, और जो जिसका गलत आशय लगाया गया, कहा गया कि मुक्त छंद होना चाहिए, पर लोगों ने उसको छंद मुक्त कर दिया। और जो नई कविता का जो स्वरूप है, जिसे आप कह लें कि कई लोग जो आलोचक हैं, जो आप कहें कि बहुत परिष्कृत साहित्य के अनुरागी हैं, उन्हें लगता है कि आजकल की जो कविताएं हैं वो लगता है पद्यांश की तरह हो, पद्य की तरह लिखी जा रही है। उसमें लय जो गेयता जो कविता की आत्मा मानी जाती है, भाव के साथ साथ, भाव तो उसकी आत्मा है ही, उसका अभाव है। तो इसी पे मेरा प्रश्न है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आजकल के जो नए कवि हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमने अपने भावों को प्रकट कर दिया तो यही कविता है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे जगदीश जी? क्योंकि भावों को प्रकट करना कविता है ही। मेरी आवाज आ रही? भावों को प्रकट तो करना है, जी। लेकिन वो भाव बिल्कुल व्यक्तिगत भाव नहीं होना चाहिए कि ये जो छायावाद में था यही था। छायावाद में हम अपनी बात कह रहे थे, हम क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यानी कहीं तारों पे ले चलो, यहाँ ले चलो, वहां ले चलो। हमें समाज की दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन आज की कविता में वो सारी चीजें आ गई हैं। शायद हमने अनुभव से इस बात को सीखा है कि आज भाव तो प्रकट करें हम, लेकिन उन भावों का क्या परिणाम होगा, हम किसके लिए भाव प्रकट कर रहे हैं। केवल अगर हमने किसी बात से हम दुखी हैं और हम अपना दुख रो दिए, तो वो समाज को या पाठक को उससे क्या मिलेगा, ये नहीं होना। आज हमारा दुख है तो हम अपने दुख को पहले तो सार्वजनिक दुख करें। हम देखें कि अन्य लोगों के पास भी इस तरह की बातें होगी, उनके पास भी वेदना होगी, उनके पास भी पीड़ा होगी, उनके पास भी अभाव होगा, और उस अभाव को हम जब सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें तब वो कविता है। दूसरी बात, जो छंद मुक्त और मुक्त छंद आपने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि छंद मुक्त तो कोई कविता होती नहीं। और जो एक बात ये होती है कि गद्य कविता या छंद मुक्त कविता। छंद मुक्त कविता में भी एक जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा एक छंद होता है। लगता है कि हमें इसकी पंक्तियां कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन एक लय जो है वो उसे बांधे रहती है। जैसे मैं अगर धूमिल की धूमिल जी, सुदामा पांडे धूमिल की, अगर मैं 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि वो इस तरह की कविताएं लिखते हैं ना, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है, वह रोटियों से खेलता है। एक आध शब्द इधर उधर हो गए होंगे। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। अब ये जो इसमें कोई छंद नहीं है, लेकिन जो रोटी बेलने वाला श्रमिक वर्ग, रोटियों से खेलने वाला, ये सीधी सीधी बात हमारे सामने आ जाती है कि हमारा किसान और मजदूर आज खेतों में काम करता है, और जैसा वो 100-200 साल 500 साल पहले था उसकी स्थिति में कोई अंतर आया नहीं, लेकिन उसके श्रम पर कहां से कहां लोग पहुंच गए, ऐश कर रहे हैं। तो ये कविता की बात है। और जब इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह की चीजें कविता में आती हैं, तो वो लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं। तो ये होना चाहिए कि हमारी कविता, और कविता अपने आप मालूम पड़ जाती है कि हमने लिखा है वो कितनी दूर तक जाएगा। क्योंकि लोग चले जाते हैं, लेखक चला जाता है, कवि चला जाता है, लेकिन उसका लिखा हुआ कभी नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि जो कथ्य है वह समकालीन होना चाहिए, और वही कविता सार्थक कविता होती है। जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि जैसे गीत आपने कहा कि वो उस
एक विधा बहुत लोकप्रिय थी, पर अब उसी का एक नया रूप नवगीत के रूप में जो अपनी लोकप्रियता पा रहा है। और इस विधा में आप सिद्धास्थ भी हैं व्योम सर, तो हम जानना चाहेंगे कि गीत और नवगीत, ऐसे लोग जिन्हें इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो उनके लिए अगर आप मार्गदर्शन करें कि गीत और नवगीत में मूलभूत क्या अंतर होता है, और क्या ऐसा काव्य का शिल्प है जो इन दोनों में एक बारीकी अंतर लेकर आता है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, देखिए, गीत जो है वो सबसे पुरानी विधा है, बहुत पुराना, और अब उसके नाम बदलते रहे हैं। तो जो लोकगीत हमारे जो शुरू में आए, और उसका पता भी नहीं कब से है, बहुत सारे लोकगीत आपको अगर ध्यान दे, कभी विस्तार से बात करेंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है। रामायण काल से हजारों साल पहले लोकगीत लिखे प्रचलित थे, और तमाम लोकगीत जो कंठानुकंठ आज हजारों हजारों साल, उनका पता ही नहीं कब लिखे गए, क्योंकि उनका कोई रचयिता नहीं है। वो लोक के होते हैं, लिखा तो होगा किसी ने, लेकिन उसमें जब चाहिए तभी उसमें अपना भी एक दो शब्द जोड़ देते हैं, और वो चलते रहते हैं। तो लोकगीत के बाद फिर वो जो जो थोड़े से साहित्यिक हुए, तो वो उनको दिया गया। अब गीत में और नवगीत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीत अलग हो गया और नवगीत अलग हो गया, बस उसकी कथ्य का अंतर है। गीत में जो एक ढांचा बन गया था गीत का, कि हम अपनी व्यक्तिगत बातों को, व्यक्तिगत दुखों को, पीड़ा को, अपनी व्यक्ति प्रेमानुभूति को, इनको हम वैयक्तिक रूप से हम व्यक्त करते रहे। और नवगीत जब इसकी शुरुआत हुई, नवगीत का मतलब है उसमें नयापन कुछ लाना। तो वो जो कथ्य में कुछ नया आया, और थोड़ा सा शिल्प में भी नयापन आया, क्योंकि शब्द बदलते रहते हैं, शब्द पुराने होते रहते हैं, शब्द घिसते रहते हैं। तो जब बहुत सारे शब्द घिस पुराने हो जाते हैं, तो हमें लगता है नहीं, अब इससे बात नहीं बन रही। और चूंकि शब्दों का जो निर्माण करता है वो लोक मानव करता है, गांव की जनता करती है, बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं, और वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि बस वहां से हम फिर शब्द उठाते हैं। तो शब्दों का नयापन, नया नया और नया, इन सबको लेकर के गीत को नवगीत कहते हैं। नवगीत में थोड़ी समकालीनता भी होती है, वर्तमान समय में क्या है, और कुछ कहने का थोड़ा सा ढंग भी नया होता है। तो ये छाया के बाद इस तरह के कुछ गीतों के प्रयोग उस समय भी बहुत से लोगों ने की। ये नहीं कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस साल से, इस वर्ष से ये विधा शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये बीच बीच में जो एक संधि काल होता है थोड़े समय का, उसमें गीत और नवगीत, गीत से नवगीत ने आने लगता है। और यही कुछ विशेषताएं हैं कि जो हाँ, जगदीश से हमारा संपर्क अभी बाधित हो गया है, मुझे लगता है तकनीकी बाधा की वजह से। हाँ, थोड़े समय में जुड़ेंगे सर हमारे साथ। तो बहुत ही सारगर्भित उनका वक्तव्य हमें सुनने को मिल रहा था। जगदीश जी आ गए हैं, आशा है तुरंत जुड़ पाएंगे। जी, जी। बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये कनेक्शन। तो ये जो नवगीत और गीत में मोटा मोटा यही अंतर है। और आज नवगीत के बारे में एक बात और कह दें कि जब ये हिंदी कविता का जो अनेक विधाएं हैं, इनमें से जो नई कविता आई, तो नई कविता और इस, क्योंकि विधाएं, मैं फिर एक बार मैंने और किसी कार्यक्रम में कहा था कि विधाओं का आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। ये लोग अपने को कि मैं नवगीत लिख रहा हूं तो मेरा इतिहास में नाम आना चाहिए, मेरी जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो वहीं से नवगीत होना चाहिए, या वहीं से गीत होना चाहिए, वहीं से कविता। तो ये इस झगड़े इस तरह की चीजों के होते हैं, और इसको लोग इतना प्रचार करते हैं अपना खेमा बना बना करके कि जो सामान्य रचनाकार है, सामान्य पाठक, उसको भ्रमित भी करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसमें विधाओं में कोई किसी का झगड़ा नहीं होता है। हम किसी बात को जिस तरह से हाइकू में कह सकते हैं,
वो हम गीत में नहीं कह सकते। जी। जो हम बात लंबी बात है, कोई कथ्य है, गीत में कह सकते हैं, वो हम दोहे में नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं कि दोहा अच्छा है कि गीत अच्छा है। अगर कोई इस तरह का प्रश्न करता है तो मुझे लगता है वो बेमानी प्रश्न है, उनका कोई आशय नहीं है। हर विधा का अपना अंतर है, और जो आपका कथ्य है, उस कथ्य को किस भाषा में, किस शैली में, किस छंद में, किस विधा में कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए ये विधाओं को का जो बंटवारा है, विधाओं का जो विविधता है, ये है। तो साहित्य किसी को जोड़ अलग नहीं करता है, लड़ा नहीं है। साहित्य साहित्य का भाव है, वह सबको जोड़ करके चलता है। तो यही नवगीत है, जो कि आज जिसमें नयापन भी है, गीत की लय भी है, प्रवाह भी है, और उसको सुनकर, क्योंकि लय और प्रवाह जब कविता में होता है तो वो कविता स्थायी हो जाती है। वो अगर हमने कभी सुना है तो ऐसा लगता है कि हाँ वो कोई गुनगुना रहा है, और वो पंक्तियां जल्दी हमें याद हो जाती हैं और लंबे समय तक हमें याद रहती हैं और वो प्रभावित करती हैं। इसलिए गीत जो है आज की विधाओं में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कथ्य की नवीनता है, नयापन है, और उसमें लय और प्रवाह भी है, गेयता है। तो ये दोनों में अंतर है जी। जी, बहुत ही आपने बहुत सरल तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से गीत नवगीत के बारे में बताया। तो मेरा आग्रह है कि आपने इतने सारे नवगीत लिखे हैं, तो एक नवगीत का आनंद हमारे श्रोताओं को भी मिले, हमारे दर्शकों को भी मिले। तो एक नवगीत जो आपकी सबसे प्रिय हो, हालांकि सारे रचनाएं प्रिय हैं आपकी, लेकिन एक, क्योंकि माँ जो है वो आपका नवगीत हमने सुना था और वो बहुत ही उत्कृष्ट रचना रही है अब तक। लेकिन और भी कई सारे नवगीत हैं आपके जो हमने आपके फेसबुक पटल पे पढ़ी है और सुनी भी है। तो कोई एक नवगीत आप सुनाएं जगदीश जी। चलिए, अभी हम लोग करने के उसमें थे, तो फिर भी मैं एक नवगीत आपको सुनाता हूँ, सीधे सीधे पढ़ता हूँ। नवगीत की विशेषता ये है कि उसको आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर अच्छी तरह से गा सकते हैं तो आप गा भी सकते हैं, क्योंकि उसमें लय होती है, उसमें जो जो मात्राएं हैं, वो सब कुछ, सबका ध्यान रखा जाता है। ये अंतरा होता है, उसका मुखड़ा होता है, और उसका निर्वाह भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें उसमें जो होती हैं, वो उसको गीत का एक रूप देती हैं। देखें, राजा मूछ मरोड़ रहा है, राजा मूछ मरोड़ रहा है, सिसक रही हिरनी। राजा मूछ मरोड़ रहा है, सिसक हिरनी। बड़े बड़े सींगों वाला मृग राजा ने मारा, बड़े बड़े सींगों वाला मृग राजा ने मारा। किसकी यहाँ मजाल कहे राजा को हत्यारा। वाह। मुर्दानी छाई जंगल में, सब चुपचाप खड़े, सोच रहे सब यही कि आखिर आगे कौन बढ़े। और घूम रहा आक्रोश वृत्त में, ज्यों घूमे घिरनी, सिसक रही हिरनी, वाह। सिसक रही हिरनी। एक कहीं से स्वर उभरा, कुछ तकनीकी बाधा है, पर बहुत ही सुंदर नवगीत समकालीन प्रासंगिक सुना रहे थे जगदीश सर। जुड़ रहे हैं। जी जगदीश जी, आप म्यूट हैं, आपने आपको अनम्यूट कर लें। जगदीश जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें। कुछ तकनीकी बाधा है। हाँ। सर आप अनम्यूट करिए अपने आप को। कुछ तकनीकी बाधा आ गई है बीच में। जगदीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताकि हम आपके नवगीत को पूरा सुन सके, उसका आनंद ले सके। नेटवर्क की समस्या इस तरह के आयोजनों की सबसे बड़ी गले की फांस आप कह लें, गले की हड्डी साबित होती है। लेकिन यही बाधाएं जो हैं कभी कभी इस काव्य पाठ के आनंद के लिए हमें प्रेरित भी करती है, क्योंकि जब बाधाएं आती हैं तो फिर आपके अंदर एक जोश आता है कि हम इस बाधा को पार करके कुछ अध्ययन करेंगे, जो अध्ययनशाला हम अभी
इस यूबीआई के पटल पे अभी चला रहे हैं। तो जगदीश जी, आपका फिर से पुनः स्वागत है। जी, अब आप अपना शेष जो आप सुना रहे थे उस कृपया उसे संपन्न करें। हाँ, मुझे नहीं लगता है कहाँ तक सुना दिया था या कितना आपने सुन पाया। फिर भी मैं उसका दूसरा जो बंद है जी। कि एक कहीं से स्वर उभरा मुंह सबने उचकाए, एक कहीं से स्वर उभरा मुंह सबने उचकाए, दबे पड़े साहस के सहसा पंख उभर आए, मन ही मन संकल्प हो गए आगे बढ़ने के, जंगल के अत्याचारी से जमकर लड़ने के, वाह। जंगल के अत्याचारी से जमकर लड़ने के। और पल में बदली हवा, पल में बदली हवा, मुट्ठियां सबकी दिखी तनी, सिसक रही हिरनी, सिसक रही हिरनी। और इसका अंतिम बंद भी सुना देते हैं अगर नेट बना रहता है तो, कि रानी तू कह दे राजा से प्रजा जान गई, रानी तू कह दे राजा से प्रजा जाग गई, अब अपनी अकूत ताकत प्रजा पहचान गई, मचल गई जिस दिन प्रजा सिंहासन डोलेगा, और शोषक की औकात कहाँ कुछ आकर बोलेगा, उठो उठो सब उठो, उठेगी पूरी बिकट बनी, सिसक रही हिरनी, सिसक रही हिरनी, राजा मूछ मरोड़ रहा है, सिसक रही हिरनी। तो ये एक नवगीत था, पता नहीं कितना बहुत। ठीक से सुन पाया, कितना सुना। नहीं, जी बहुत सुंदर, हमने पूरा सुना। और मतलब आप यही देखिए, मैं दर्शकों को से कहना चाहूँगी कि जगदीश जी ने कितनी एक अच्छी बात, जो हम कहते हैं ना शासन और शासित, उन दोनों के बीच का जो संबंध है, उसके जो समकालीन भाव हैं, उस एक नवीनता भी प्रदान की, और उसमें एक गेयता भी था, भाव भी था, काव्य शिल्प भी था। तो यही नवगीत की विधा की सुंदरता है, और इसी को साधने की आवश्यकता है। जो नए लोग हैं, जो कविता लिखना की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें यही सीखने की आवश्यकता है कि कैसे आप नए बिंब लेकर आएँ, उसमें एक नवीनता हो लेकिन वो समकालीन भी हो, और सामाजिक सरोकारों की बात करें। तो ये सारे भाव आपके इस नवगीत में थे। तो बहुत हम आनंदित हुए और बहुत हम समृद्ध हुए इस नवगीत को सुनकर। धन्यवाद। जी। और एक और महत्वपूर्ण विधा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिसके लिए जगदीश जी आपको बता दें कि हम 10 सालों से उसका कार्य कर रहे हैं। और जैसे आजकल के नए लेखक जो कुछ समय के लेखन के साथ ही अपने पुस्तक के प्रकाशन में जुट जाते हैं, उनके सामने मैं कहूँ तो जगदीश जी का जो कहते हैं ना, एक दशक का जो कार्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है हाइकू कोश के संपादन को लेकर। ये एक ऐसी विधा है जो जापान से आई है पर अब भारत की होकर रह गई है। और हम कहें कि कई लोगों ने कविता की पाठशाला में और इसके कई समूह जगदीश जी चला रहे हैं हाइकू के लिए। जहाँ आप हाइकू दर्पण है, हाइकू के कई समूह हैं जहाँ आप नियमित रूप से हाइकू लिखते हैं। और जगदीश जी हमेशा बताते हैं कि आपने सब कुछ तो लिख दिया, पर इसमें कविता कहाँ है। आपने 5-7-5 का निर्वाह तो कर लिया, पर कविता तो है नहीं, और भाव में नवीनता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहूँ तो गागर में सागर भरने वाली इस विधा को लेकर जो संशय है, उसी संशय को मैं दूर करने के लिए जगदीश जी से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हाइकू के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि ये आसान है, कुछ भी लिख दे ये हाइकू कहलाएगी। तो आप कृपया अपने उस संदेह को दूर कीजिए और बताइए कि एक दशक का आपका श्रम रहा है इस हाइकू कोश के संपादन में। जी आराधना जी, एक दशक नहीं, आप लगभग लगभग 2 दशक मान लीजिए। हाइकू कम से कम 20 वर्ष तो हो ही गए हैं। हाइकू की आप बात की तो मैं इसमें एक बात कहूं कि हाइकू जापान से आई कविता है, और जापान में ये बहुत बहुत ही लोकप्रिय कविता है। जो मान्योशु हुआ, जापान का पहला काव्य संग्रह है, वहां से लेकर के आगे चल करके 16वीं शताब्दी में बाशो ने इसमें बहुत सारे नए नए प्रयोग किए। बाशो ने एक जगह ये लिखा है कि जो पूरे जीवन में एक 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं, पूरे जीवन में जो 5 से 5 हाइकू लिख ले वो काव्य है। और जो 10 हाइकू लिख ले, 10 का मतलब एक संख्या, ऐसा नहीं 10 का 10 ही हो गया, एक 10 हाइकू लिख ले वो महाकाव्य है। अब अगर इसको सीधे सीधे अभिधा में लें
तो हमारे यहाँ महाकवियों की संख्या बहुत ज्यादा, हजारों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक दिन में 50-100 हाइकू तो लिख ही लेते। अब उसमें कविता कितनी होती है ये बात अलग है, इसको आप ये मत मानिए कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन जो लोग समझते नहीं है, कविता इतनी आसान नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि ये कहा, पहले कहा जाता था कविता तो मतलब देन है जो कि किसी किसी को होती है, सबको नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। कवि दो तरह के होते हैं। आपके अंदर कविता का भाव तो जन्मजात होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जो अधिक संवेदनशील होता है वो दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझ करके और उसके उस तरह के भाव आते हैं। जो थोड़े से जिनमें संवेदना कम होती है, वो कुछ भी होता रहे, किसी को मार काट होता रहे, कुछ भी होता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कविता हमें मनुष्य बनाती है, हमें अच्छा इंसान बनाती है। यानी अगर आपके अंदर संवेदना नहीं, संवेदनशील नहीं, आप दूसरे के दुख को देख करके द्रवित नहीं होते, तो आपके अंदर कवि नहीं है, आप कविता नहीं लिख सकते। क्योंकि कविता दूसरों की पीड़ा को समझने की भी। तो हाइकू में क्योंकि ये इतनी लंबी चीज है, बहुत संक्षेप में, मुझे समय का भी ध्यान है कि जल्दी इस बात खत्म करना है। हाइकू ने दो तरह की बातें दी। एक तो जो लोग कवि हैं, अन्य विधाओं में कविता लिख रहे हैं या गद्य में लिख रहे हैं, या जिनके अंदर एक भाव है लेकिन उनके पास छंद नहीं था, वो छंद को नहीं साध पाए। कोई दूसरी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, उनके पास इतना समय नहीं है कि ये छंद और इनको सबको करे। तो हाइकू ने उन्हें भी एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कि वो एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कवि, एक अच्छे हाइकूकार बन सकते हैं, और ऐसा किया भी है। मेरे बहुत सारे मित्र वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस आईएफएस हैं, या डॉक्टर्स हैं, लेकिन और उन्होंने जब लिखा इसको तो गजब के हाइकू लिखे, बहुत ही अच्छे हाइकू लिखे। मैं कई लोगों, लेकिन नाम यहाँ नहीं, एक दो का लेना चाहूंगा। तो जिनके पास विचार ही नहीं है, जिनके पास कोई सोचने की शक्ति नहीं है, जिनके पास संवेदनशीलता नहीं, या जो अपनी बात को ढंग से बहुत गहराई तक नहीं सोच सकते, उन्होंने जब देखा कि यार 5-7-5-3 पंक्तियों में कुछ भी लिखो, तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बस कुछ कहिए मत कि वो अबाध गति से, जैसे नदी में बाढ़ आती है तो कहीं भी पानी जाए, चाहे किसी को नुकसान हो या किसी का घर टूटे, नदी को बहना है। तो उन्होंने तमाम रातों रात हाइकू लिख डाले, और पुस्तक छपाने की आज जो व्यवस्था है, वह तो प्रकाशक भी बिल्कुल व्यावसायिक हो गया है। बड़े से बड़े प्रकाशक अगर उनको उसमें पैसा मिलेगा तो आपके कचरे को भी छाप देंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी अच्छी से अच्छी पुस्तक को आप घूमते रहिए, नहीं छपाएंगे। और आपके पास पैसा है तो अभी इधर दीजिए, 8 दिन में आपके पास किताब बनकर के तैयार होके पहुंच जाएगी। तो इस तरह से कचरा भी बहुत कुछ आया, लेकिन इसी में बहुत अच्छी कविताएं भी आई। तो ये तो रही आपने जो चर्चा की थी उसकी बात। अब हाइकू 3 पंक्तियों की में लिखी जाती है, 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, क्योंकि जापानी हाइकू और जब हिंदी में हाइकू आया तो हिंदी में वही बातें नहीं है, क्योंकि जापानी में अक्षर गणना नहीं होती, वहां सिलेबल्स होते हैं। यहाँ सत्यभूषण, प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा ने इसको, चूंकि वो जापानी के पहले प्रोफेसर थे भारत के, और उन्होंने, उनसे हम लोग सीधे सीधे जुड़े थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर के हमने, कमलेश भट्ट कमल जी ने इस हाइकू को थोड़ा और आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग हैं जो कि हाइकू को गंभीरता से लिए और हाइकू पर काम करते रहे। तो हाइकू में जो हिंदी का हाइकू है उसमें 3 पंक्तियों में और 17 अक्षर, पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, तीसरी में 5 अक्षर। और ये पंक्तियां भी एक वाक्य का अंश, वाक्य का टूटा हुआ भाग नहीं होना चाहिए। जैसे एक पंक्ति लिखी और उसके 5 और 7 और 5 में कर दिया तो वो भी हाइकू नहीं है। यानी कुछ उसमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि
जापान के जो हाइकू हैं, जापानी के हाइकू हैं, उसमें प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ कविता में कोई ऐसा नहीं है कि कोई विषय हमने उसमें वर्ज्य नहीं है, कोई विषय को हमने कविता में छोड़ा नहीं है। हम हिंदी कविता में या भारतीय कविता में कोई विषय, किसी विषय पर, किसी उस पर आप कविता लिख सकते हैं। तो वही जब हमने हिंदी में हाइकू को अपनाया तो हमने उसी कविता की श्रृंखला में हाइकू को भी रखा। तो इसलिए हाइकू में आप कोई विषय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कवितापन होना चाहिए। तुकांत, बहुत सारे लोग तुकांत मिलाते हैं, हाइकू में तुकांत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हिंदी कविता का, भारतीय कविता का एक मूल में तुक रहा है, तो अगर आपका भाव गड़बड़ नहीं होता है, भाव कोई शिथिल नहीं होता है, और ऐसे में अगर तुक आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन केवल तुक को मिलाया तो 17 अक्षर फिर केवल तुक ही तुक रह जाती, उसमें कविता नहीं होती, और जब कविता नहीं होती तो फिर वो हाइकू भी नहीं होता। तो इसलिए 17 अक्षर में जितना छोटा छंद होगा, जितना छोटा में आपको लिखना पड़ेगा, चुनौती उतनी बड़ी होगी। क्योंकि बिंदु में, बूंद में सागर को भरना कठिन है, और हाइकू भी वही है। हाइकू सबसे बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि आप जिस बात को आप बहुत सारी चीजों में कहें, बहुत सारे लंबी लंबी कविताओं में कहें, और उसको आपको अगर एक वाक्य में कहना हो, 17 अक्षर में कहना हो, तो चुनौती निश्चित रूप से बड़ी हो जाती है। तो हाइकू को आप जो भी हमारे श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, मुझे चूंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी सुन रहे हैं, हाइकू से अगर जुड़े तो गंभीरता के साथ जुड़े। अब बस एक बात कहकर के बात खत्म करता हूं कि हाइकू को कुछ लोगों ने छंद समझ लिया। हाइकू छंद नहीं है, हाइकू कविता है, संपूर्ण कविता है। जब आप छंद समझ लेते हैं तो फिर 5-7-5, फिर उसमें आप कुछ भी लिखिए, आप उसमें कुछ भी लिखते रहिए और कहिए कि हम तो हाइकू। तो जो छंद समझ लेते हैं कविता को, वो रातों रात कुछ भी उसमें लिखते रहते हैं। तो हाइकू छंद नहीं है, हाइकू कविता है। और जब जो कविता में आनंद आता है, वह एक 17 अक्षर में जब आप उस बात को समाहित करके लिखते हैं, तो वो हाइकू है। और इसलिए हाइकू सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे कठिन कविता है। लेकिन अगर आप साध लेते हैं, सत्यभूषण वर्मा जी ने इसको शब्द की साधना कहा, यानी किस शब्द का प्रयोग वहां पर हो। हाइकू में चूंकि ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, इसलिए वो शब्द क्या, दूसरा क्या पर्यायवाची हो सकता है जिससे कि आपका भाव स्पष्ट हो। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि वहां रखने से कोई उसकी जरूरत नहीं है, किसको आप हटा सकते हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जो सटीक अर्थ दे रहा हो। तो ये सारी चीजें बड़ी साधना के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और सोचने समझने के साथ आती हैं। हाइकू इतनी आसान कविता नहीं है, लेकिन एक संपूर्ण कविता है, बहुत अच्छी कविता है। जी, हाइकू पर सर से मेरी वैसे एक बार पहले भी बातचीत हो चुकी है कि हम अलग से, मुझे लगता है इंशाल्लाह में, अगर सर को ठीक लगे तो अलग से सिर्फ हाइकू पर, जैसे हम आगे अलग अलग विधाओं को लेके आने वाले हैं, तो श्रोताओं को भी यही कहना चाहूंगी कि अलग अलग विधाएं भी आ रही हैं, जिसको हम उनकी विस्तृत जानकारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको सिर्फ उन तक उनकी परिचय देना चाह रहे हैं, और सर के साथ हम फिर जुड़ेंगे हाइकू पर। सर, हम आपसे एक सेशन और अलग से करेंगे जिसमें हम जानकारी चाहेंगे। जी आराधना। और आप जब आप कह रहे थे कि आप श्रोताओं को देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे श्रोता आपको, अच्छा, तुम मुझे नहीं, इसलिए मैंने सबको। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। पूनम सिंह जी हैं हमारे साथ, संगीता राय जी हैं, संतोष बकाया जी हैं हमारे साथ, ईरा श्रीवास्तव हैं, सीपी अवस्थी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कई अनवरत उनके जो कमेंट्स आए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है आराधना। तुम्हारे प्रश्न भी इतने प्यारे हैं कि मैं भी एक विद्यार्थी की तरह सुने जा रही हूँ और उसको सीखने की कोशिश करे जा रही हूँ। तो आराधना बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत
धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है दर्शकों का तो अगर आप रखना मैं चाहें देखती हूँ, मुझे लग रहा है अभी तो वो इतने मग्न हैं आपसे सुनने में कि शायद प्रश्न भूल गए हैं करना। तो आप जारी रखिए, जारी रखिए। प्रश्नों के लिए मैं यही कहूंगी, अगर कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप अभी भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम अगली जो हमारी जो जी आएगी उसके अंदर हम लेते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 आराधना जी। जी। तो अभी बिल्कुल। जगदीश जी से हमने हाइकू के बारे में जाना, और ये वाकई बहुत बारीकी से ध्यान देने की बात है कि ये 17 अक्षर जो है वह शब्द की साधना ही है। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह आपने एक नवगीत के ज़रिए इस बात को बताया, और दर्शकों के लिए समझना ज़्यादा आसान हो गया है, तो कुछ अगर आपने लिखे हाइकू अगर आप हमें सुनाएं, ताकि जो दर्शक है जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है वो जान सके कि हाइकू कितनी महत्वपूर्ण विधा है। ये समय तो कम है इस पर, और बातें हमारे पास आराधना जी के पास, सपना जी के पास बहुत सारी हैं। मैं सभी श्रोताओं को, पाठकों को, जो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आपका कोई भी प्रश्न से संबंधित हो तो आप उसको लिख करके भेज दीजिए सपना जी के पास, आराधना जी के पास। हम लोग कभी फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी विधाएं हैं, किसी एक विधा को लेकर के आप अगर कार्यक्रम रखें तो उसमें फिर उसी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें की जा सकती हैं, क्योंकि समग्र रूप से तो फिर बस केवल स्पर्श किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। एक हाइकू में आपको याद आ रहा है मुझे कि आपने कैक्टस का कांटा देखा, उस पर जब ओस की कोई बूंद गिरती है तो वो उसके ऊपर जिस तरह से दिखती है ना, तो मुझे अब इससे जुड़ा हुआ शूली, आपने पहले जब ये एक मृत्यु दंड दिया जाता था किसी को तो शूली होती थी। शूली का मतलब फांसी नहीं, फांसी अलग है। शूली जिसमें एक नुकीला एक भाला शूल है लोहे का, उसके ऊपर बैठाया जाता था, तो बस कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने देखी हमारे यहाँ के बहुत सारे संत महात्माओं को भी शूली दी गई, क्योंकि वो सच बोलते थे, और उस समय का सच जो है वो उसके उस समय व्यवस्थापकों को नहीं पसंद आया तो शूली दे दी। देखें कि ओस की बूंद कैक्टस पे बैठी, ओस की बूंद कैक्टस पर बैठी, शूली पे संत। वाह। ओस की बूंद कैक्टस पर बैठी, शूली पर संत। एक और हाइकू देखें कि उगने लगे कंक्रीट के वन, उदास मन। वाह। उगने लगे कंक्रीट के वन, उदास मन। और एक हाइकू और बस अंतिम ये लिखिए कि छिड़ा जो युद्ध, यानी युद्ध की विभीषिका कभी अच्छी नहीं। छिड़ा जो युद्ध, रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। छिड़ा जो युद्ध, रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। तो ये कुछ हाइकू थे जी। बहुत बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति इस शब्द की साधना के माध्यम से। हालांकि अभी बहुत सारी विधाएं हैं जो जिनमें जगदीश जी को बहुत महारत हासिल है, लेकिन जो मेरा भी एक लालच आप कह लें कि जब जो विधाओं के बारे में हम जान रहे हैं, कम से कम उनके बारे में एक न्यूनतम जानकारी इतनी तो हम दर्शकों को दे सके कि उन्हें ये पता चल जाए कि नवगीत क्या है, हाइकू क्या है। अब जैसे उनके पास तो बाल साहित्य, लोक साहित्य, हाइकू के अलावा आप कहें दोहा, कुंडलियाँ, माहियाँ, ऐसी कई विधाएं हैं जिन पे हम लंबी बातचीत कर सकते हैं। जी तो अगर बिल्कुल, अगर समय आगे अगले आने वाले समय में जब भी आप लोग दोनों साथ हो पाएंगे हमारे, और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, अगर समय कम पड़ रहा है तो हम अगले 2 हफ्ते के बाद फिर से आपको बुलाना चाहेंगे और फिर से बात करके और विस्तृत जानकारी चाहेंगे। आराधना जी को भी परेशान करते रहेंगे हम बार बार बुला के, और उनके इतने प्यारे प्रश्न हैं। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि आपके जो प्रश्न हैं उन्होंने हमारी कई जिज्ञासाएं अपने आप शांत कर दी हैं। इतने सुंदर प्रश्नों के साथ आप जुड़ी हैं आज के मंच पे, बहुत मुझे सुंदर। लगता है
जगदीश जी से जब भी ये पहला अवसर है कि उनसे ऐसे साक्षात्कार का अवसर मिल रहा है, वरना वो शिष्य और गुरु वाली परंपरा रहती है जहाँ हम सीखते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं, एक छात्र के तौर पे भी और एक साक्षात्कारता के तौर पे भी, लेकिन वो समय की सीमा है और जगदीश जी को भी दो अन्य व्यस्तताएं हैं, तो हम जी आपका अधिक समय नहीं लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि इस अध्ययनशाला का भाग 2 अवश्य आए और उनकी अन्य विधाओं के बारे में भी हम जानें, दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कविता के असली स्वरूप और काव्य शिल्प के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक जो साहित्य की धारा है वो अपने मूल रूप में प्रवाहित नहीं होगी। नई नई भाषाएं, नए नए भाव समाहित हों, लेकिन मूल जो उसका तत्व है वो भी उसमें बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मुझे लगता है जैसे जगदीश व्योम सर जैसे 2 दशक की साधना हाइकू के कोश के संपादन के लिए अपने आप में आज के समय में अप्रतिम है। सच कहा, सच कहा। हम जैसे आराधना ने कहा, मुझ जैसे असंख्य विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सर से सीखा है, और मैं यही चाहूंगी कि जो भी यूपीआई के पटल से जुड़े लोग हैं वो इस हमारे पास जो हमारी समाधान मिला है, हमें टेक्निकली जो हमें फायदा हो रहा है, हम ऑनलाइन बैठ के सिंगापुर से, मलेशिया से और भारत से एक साथ जुड़ के आप तक पहुंचा पा रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो इस कार्यक्रम का पूरा पूरा फायदा उठाइए और आगे भी बने रहिए। इस को भाग 2 भाग 3 लेके हम आते रहेंगे, श्रृंखला है, चलती रहेगी, और कोशिश यही रहेगी जो जो चीजें हम आप तक पहुंचाना चाहें, आप अगर कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम उसको भी उसके समाधान लेकर वापस आएंगे। और जैसा आराधना जी ने कहा, अलग अलग बाहियां कह लो, कुंडलियां कह लो, इतनी तरह के विविध प्रकार की कविताएं हैं, और काव्य जो इतना विस्तृत विषय है उसको 1 पौने 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से समझ पाना, तो ये धूप को आंख चुंधिया जाती हैं आंखें, जैसे अभी तो सिर्फ आंखें चुंधियाई हैं, हम सूरज को पूरी तरह से देखने के लिए हिम्मत जुटा पाए हैं सिर्फ। तो हम हमारी हिम्मत बंधाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते रहिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुझे पूरी आशा है कि सर हमारा, अब जैसे हमारी उंगली पकड़ ली है तो अब हमारे को चलना पूरी तरह से सिखा कर ही छोड़ेंगे, जो कि सर हमेशा करते रहे हैं। हाइकू दर्पण से जुड़ी हूँ, सर के इतने समूहों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी हाइकू मैंने कभी सर लिखा नहीं था हिंदी में, आप ही की निगरानी में कुछ 1 या 2 हाइकू समझ लीजिए कुछ लिख पाई हूँ, जो आपके आशीर्वाद से मुझे लगा कि हाइकू जैसे कहलाने लायक है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आराधना, खास तुम्हें भी, आज का दिन बच्चों के साथ, शनिवार का और इतवार का सभी माओं का बहुत बिजी समय होता है, उसके बीच में भी उन्होंने हमारे साथ अपना समय बांटा, और इतनी सुंदर साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मंच की तरफ से। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और सपना जी और आराधना दोनों लोगों के आपके हाइकू कोश में है। जी सर, वो आपका ही आशीर्वाद है, वो हम इस लायक ये नहीं थे, नहीं तो आपने ये बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ, और निश्चित रूप से जब भी आप याद करेंगी हम बिल्कुल आपके साथ होंगे। और आप श्रोताओं से, और जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें ये नहीं होता है कि कौन श्रोता है, कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। सीधी सी बात ये है, ये सम्मान देने की बात है कि कह देते हैं कि आप बड़े हैं, आप वरिष्ठ हैं। मुझे लगता है कि सबके पास अनुभव हैं, हर एक के अपने अपने क्षेत्र के अनुभव हैं, तो सब बड़े हैं, सब छोटे हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। इसी भाव से हम लोग आपस में सीखते हैं। और अच्छा होगा किसी एक विधा पर अगर आप केंद्रित करेंगे तो उसमें आनंद आता है। अब आज की बात हमारी बिखरी हुई है कि यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वही करेंगे जी, वही करेंगे। अगली बार से हम एक विधा लेंगे और उस एक ही विधा पे हम बात करेंगे कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से, और जो भी किसी का प्रश्न हो, कुछ हो, तो उनको आप नोट करके रखें, तो हम लोग फिर बैठ करके कभी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका। धन्यवाद सर, आपका समय, मुझे पता है आपके 2 और कार्यक्रम जो कि शुरू हो चुके होंगे, शायद आपको वहां पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आज शाम को। फिर हमारा एक कार्यक्रम गीतकार शैलेंद्र जी का जो को समर्पित है, गीतों की कहानी, शब्दों की जुबानी,
जी गीत, जी। संगीत और साहित्य लेके आ रहे हैं हम शाम को सर। आप भी अगर समय हो तो जरूर जुड़िए। आराधना अभी शाम को कितने बजे है? सर भारत के 5:30 बजे है मेरे ख्याल से, या तो 6 बजे समय कुछ। आज साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण का, तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे, तो फिर भी अगर समय मिला तो जी बस। बिल्कुल, ऑनलाइन जरूर जुड़िए, बिल्कुल आप जहाँ भी होंगे आप सुनिए। जी बहुत आभार नमस्कार, जगदीश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।